लेकिन अगर गुमराह करना है तो हम देश बदलेंगे, मतलब इन देश बदल देंगे लोग, मतलब देश में कोनो जैक लगा के उठा देंगे देश को। जो विश्व गुरु भारत एक समय में शिक्षा बिल्कुल मुफ्त देता था, आज उसी भारत में अगर कोई बच्चा ऑनलाइन कोचिंग लेता है तो सरकार उस पर 18% GST वसूलती है। भारत की सड़कों पर जब लाखों युवा नौकरी की मांग करते हैं, उन्हें जवाब में लाठी, बेरोजगारी भत्ता या चुप्पी मिलती है, तब हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये वही देश है जो दुनिया को रास्ता दिखाएगा? क्या ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा? 30 अगस्त 2022 को द हिंदू ने एक बड़ी खबर छापी, जिसमें भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक सार्वजनिक मंच से भाषण देते हैं कि भारत 2047 तक फिर से विश्व गुरु का स्थान प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये दावा कोई नया नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 मई 2024 को फिर एक बार भाषण देते हैं और कहते हैं कि भारत किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि विश्व कल्याण के लिए महाशक्ति बनेगा। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत विकसित देश ही नहीं, एक सुपर पावर बनेगा। और ये स्क्रिप्ट केवल राजनाथ सिंह को नहीं, बल्कि JP नड्डा, नरेंद्र सिंह तोमर, केशव प्रसाद मौर्य, जगदीप सिंह धनखड़ जैसे तमाम नेता इसी एजेंडा को फैलाए हैं। हर चुनाव, हर भाषण, हर मंच पर ये बात दोहराई जाती है कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। हमारे भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। बिहार के लाल खान सर ने विश्व गुरु के बारे में क्या कहा, जरा सुनते हैं। गरीब का खाना अलग है, अमीर का खाना अलग है, गरीब का हॉस्पिटल अलग है, अमीर का हॉस्पिटल अलग है। ये सब चीज़ें चेंज कीजिए, देश अपने से चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर गुमराह करना है तो हम देश बदलेंगे, मतलब इन देश बदल देंगे लोग, मतलब देश में कोनो जैक लगा के उठा देंगे देश को। देश बनता है देशवासियों से, आप उसका चेंज। क्या आपको पता है जहां UPSC फाउंडेशन की फीस 70,000 से लाख रुपए तक होती है, वही खान सर मात्र 99 रुपए से 500 रुपए तक चार्ज करते हैं। ये हैं असली देशभक्त, लेकिन इन्हें सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता। खान सर ही ऐसे टीचर हैं जो विश्व गुरु बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन भारत के बॉम्बे IIT कॉलेज में अनुष्का सेन, जो कि एक एक्टर है जिसे कुछ भी पता नहीं है, उसे बुलाया जाता है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। क्या एक एक्टर की अश्लीलता भरी कहानी से हमारे स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे, या फिर वो मोटिवेशनल स्पीच के बाद अनुष्का सेन को सर्च करेंगे और उनकी ये डांस देखेंगे? अगर आपको बुलाना है तो खान सर को बुलाइए, या फिर जो आपके कॉलेज में टॉप रैंक किया था उसे बुलाइए। ये छपरियों को बुलाने का क्या मकसद है, जो इंस्टा पर डांस करती हैं और वो आकर IIT बॉम्बे जैसे कॉलेज में भाषण देती हैं? क्या ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा? क्या ये सब करने से फॉरेन के लोग हमारे भारत में पढ़ने आएंगे? नहीं, भारत में आज भी फॉरेनर आ रहे हैं, लेकिन पढ़ने नहीं, घूमने। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत सच में एक जमाने में विश्व गुरु था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। भारत ज्ञान, विज्ञान, गणित, दर्शन और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य कमाई नहीं, सेवा और समाज का डेवलपमेंट था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जो विश्व गुरु भारत एक समय में शिक्षा बिल्कुल मुफ्त देता था, आज उसी भारत में अगर कोई बच्चा ऑनलाइन कोचिंग लेता है तो सरकार उस पर 18% GST वसूलती है। तो सवाल ये उठता है, क्या विश्व गुरु का सपना एक सच्ची दिशा है, या सिर्फ एक राजनीतिक नारा है जिन्हें बार बार बोलकर ये नेता लोग आपसे वोट ले जाते हैं? इस वीडियो में हम विश्व गुरु के बारे में 3 पहलुओं से एनालिसिस करेंगे। पहला, भारत की विदेश नीति। दूसरा, देश के अंदरूनी सामाजिक आर्थिक हालात। और सबसे अहम मुद्दा, बेरोजगारी। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सच्चाई जानना आपका अधिकार है। पहला, भारत की विदेश नीति। क्या दुनिया में भारत की असली पहचान बन रही है? अगर आप टीवी देखते हैं और खासकर न्यूज सुनते हैं, देखते हैं, तो भारत विश्व गुरु 2014 में जब PM मोदी जी आए तभी भारत विश्व गुरु बन गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद सुन लो। 2014 के बाद देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिले, जिनकी वजह से आज भारत विश्व गुरु बनने की दहलीज पर है। कब हो गया? कब हुआ? कब? अभी पता चल। और रियलिटी क्या है ये भी आप देख लो। हमारी विदेश नीति में हमने एशिया को खो दिया,
हमारी विदेश नीति में हमने किसे खो दिया? ऐसे आज हमारे यहाँ कोई भी देश प्रॉपरली कहिए जो भारत के लिए एकदम बढ़िया से अलाइन होकर रहे, नहीं। श्रीलंका जैसा देश आंख दिखा रहा है। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था। यहाँ तालिबान आ चुका है, चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, लाओस में बिजली घर ले चुका है, चाइना यहाँ पे ले लिया यहाँ पे। बाकी सब में उतना काम का है सब नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है। हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम लोग का कहाँ गया काम से? हमारा गणतंत्र दिवस का इन्विटेशन अमेरिका ठुकरा दिया। मतलब देश में किस तरह से दबदबा बनाया गया है ये हर किसी से छुपा हुआ है, लेकिन हम उन चीज़ों को पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी आज तक 89 फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं, 75 से ज़्यादा कंट्रीज़ में विजिट कर चुके हैं और हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर चुके हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध चल रहा था तो भारत काफ़ी नुकसान पहुंचाया था पाकिस्तान को, और अगर ये युद्ध थोड़ा दिन और चलता तो पाकिस्तान पीछे हटता या हार मान लेता, तो भारत वहां आर्मी सेना बढ़ाकर पीओके को भारत में मिलाने की कार्यवाही शुरू कर सकता था। फायदा इससे होता कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन एकता और सुरक्षा पूरी हो जाती। दूसरा, इससे चीन की बौखलाहट भी बढ़ती क्योंकि CPEC प्रोजेक्ट यहीं से जाता है। ये क्या होता है इसे बताने से पहले और भी चीज़ें बताता हूँ जो भारत के पक्ष में आता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भारत अगर चाहता तो बलूच विद्रोही नेताओं को मान्यता देकर बलूचिस्तान को आज़ाद बलूचिस्तान के रूप में स्वतंत्र देश घोषित करने में मदद कर सकता था। इसका असर ये होता कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा टूट जाती और 2 नेशन थियरी की जड़ें हिल जाती और भारत कूटनीतिक स्तर पर यूनाइटेड नेशंस, OIC और यूरोपियन यूनियन को ये दिखाता कि अब पीओके भारत का हिस्सा है और अब कश्मीर पर कोई अंतर्राष्ट्रीय बात नहीं होगी, ये भारत का आंतरिक मामला है। भारत का स्टैंड मजबूत होता और भविष्य में कोई भी देश भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने से डरता। और यहाँ तक कि भारत के इस जीत के बाद सीमाओं को और मजबूत करने, नई सैन्य डील जैसे तेजस, आकाश, ब्रह्मोस को बढ़ाने और बेरोजगारी को सैनिक भर्ती, उद्योग और रक्षा के जरिए टैकल करने में इस्तेमाल कर सकता था, जिससे जो बेरोजगारी है भारत में उसमें भी सुधार होता। यानी थोड़े दिन और युद्ध से भारत को यानी हम सब को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता। एक तो रोज़ सुबह सुबह अच्छा न्यूज़ भी मिलता कि पाकिस्तान का ये एयरपोर्ट उड़ गया, वो उड़ गया, लेकिन ये सब सपना रह गया एक कॉल की वजह से। अब वो कॉल किसने किया था आप जानते होंगे। दोस्तों, CPEC का मतलब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। यह चीन और पाकिस्तान के बीच एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। भारत की विदेश नीति को लेकर सरकार कई बार दावा करती है कि अब दुनिया भारत की बात ध्यान से सुनती है। पीएम मोदी की विदेश यात्राएं, G20 की अध्यक्षता और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व सब कुछ इस दावे को मजबूती देता है। लेकिन क्या ये काफी है किसी देश को विश्व गुरु कहने के लिए? सरकार के अनुसार भारत की बढ़ती पहचान 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की। इस दौरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता दिल्ली आए और भारत ने खुद को एक वसुधैव कुटुंबकम यानी एक विश्व एक परिवार के विचारक देश के रूप में प्रस्तुत किया। इंटरनेशनल योगा डे आज दुनिया भर में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत भारत ने की। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को चांद की सतह तक पहुंचाने वाला चौथा देश बना दिया और ग्लोबल साउथ की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता है। UAE, अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे देशों से रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार में मजबूत रिश्ते बनाए गए हैं। भारत को 2022-23 में करीब 71 बिलियन का FDI मिला, जो ये दिखाता है कि दुनिया भारत में निवेश कर रही है। लेकिन क्या ये सब विश्व गुरु के लिए पर्याप्त है? आइए अब दूसरी तरफ देखें, जहां असल सवाल खड़े होते हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की अस्थायी सदस्यता की मांग आज भी अधूरी है। विश्व गुरु बनने का दावा तब तक अधूरा है जब तक भारत को विश्व की सबसे बड़ी नीति निर्माण संस्था में बराबरी की जगह नहीं मिलती। दूसरा, पड़ोसी देशों से तनाव। चीन के साथ 2020 के बाद से LAC पर तनाव जारी है। नेपाल ने अपने नक्शे में भारत के हिस्से हटा दिए। पाकिस्तान से रिश्ते ठंडे पड़े हैं। रहना भी चाहिए ठंडा, हमें गर्म करने की जरूरत भी नहीं है, है ना।
और बांग्लादेश की ओर से भी कुछ नाराजगी दिखती है। कुल मिलाकर अगर मैप में देखें तो जितने भी देश भारत के इर्द गिर्द हैं उन सब से भारत का संबंध अच्छा नहीं है। हाँ, इजराइल से अच्छा है, लेकिन इजराइल काफ़ी दूर है अगर आप विश्व के नक्शे में देखेंगे तो। ऐसे में जिस भारत से पहले के समय में लोग अपनी समस्याओं का हल करते थे, आज लोग अपने नक्शे से भारत को हटा रहे हैं। इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि पहले भारत स्पिरिचुअल पावर था, लेकिन आज सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुपर पावर में अमेरिका, चीन, जापान जैसे कई देश पहले से आगे हैं। तो इस हिसाब से इसमें तो आप टॉप पर नहीं आ सकते। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। दोस्तों, विदेश नीति में भारत ने कुछ अच्छी पहल की है, ये सच्चाई है, लेकिन विश्व गुरु का मतलब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फोटो खिंचवाना नहीं होता। एक असली विश्व गुरु अंदर से भी मजबूत, न्यायप्रिय और समानता पर आधारित होता है। अब जरा भारत के अंदर के हालात को देखें तो क्या देश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा भी उस स्तर पर है? आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। क्या भारत अंदर से विश्व गुरु बनने के लायक है? किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी विदेश नीति नहीं होती, बल्कि वो होती है उसकी जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और न्याय तक पहुंच। अब जरा गौर कीजिए, क्या आज का भारत सच में उन मूलभूत क्षेत्रों में इतना मजबूत है कि वो बाकी दुनिया का मार्गदर्शन कर सके? पहला, शिक्षा, जहां ज्ञान बिकता है। एक समय था जब नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में शिक्षा पूरी तरह मुफ्त थी और दूर दूर से विद्यार्थी भारत आते थे। और आज भारत में स्कूलों की हालत देखिए। ASER रिपोर्ट 2023 बताती है कि ग्रामीण भारत में 14 से 16 साल के बच्चों में से आधे बच्चे अब भी 5वीं क्लास की गणित या पढ़ाई नहीं कर पाते। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, खराब बिल्डिंग्स और सुविधाओं का अभाव आम बात हो गया है। दोस्तों, अगर फैक्ट की बात करें तो भारत सरकार ने 2023-24 के बजट में शिक्षा पर GDP का केवल 2.9% खर्च किया, जबकि UNESCO कहता है कि कम से कम 6% होना चाहिए। और ऊपर से बच्चों पर 18% GST कोचिंग पर, ऑनलाइन क्लासेज और एजुकेशन पर लगा दी गई है। दोस्तों, जब शिक्षा एक प्रोडक्ट बन जाए और आम इंसान की पहुंच से दूर हो जाए तो उस देश को विश्व गुरु कहना क्या तर्क संगत है? दूसरा, स्वास्थ्य, जहां इलाज अमीरों के लिए है। आज भी भारत में एक डॉक्टर पर 1500 से ज्यादा लोग हैं। WHO मानदंड से लगभग 3 गुना ज्यादा लोड। सरकारी अस्पतालों में लाइनें लंबी हैं, दवाइयां कम हैं और स्टाफ भी कम है। NSSO की रिपोर्ट बताती है कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज इतना महंगा हो चुका है कि हर साल 6 करोड़ लोग इलाज के कारण गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। दोस्तों, ग्लोबल हेल्थ केयर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 195 में से 112 पर है। आखिर टैक्स जब जनता देती है तो उसका पैसा आखिर कहाँ जा रहा है, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। तीसरा, सामाजिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच खाई। ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत के सिर्फ 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की 40.5% संपत्ति है, जबकि निचले 50% के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। मनरेगा जैसी योजनाओं का बजट हर साल घटाया जा रहा है, जो ग्रामीण गरीबों की आखिरी उम्मीद थी। जातीय हिंसा, धर्म आधारित नफरत और सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं आज भी सुर्खियों में हैं और नेताओं का कहना है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे अच्छे दिन आएंगे? दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 111 थी 125 देशों में। यहाँ तक कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश भी हमसे ऊपर है। आखिर कैसे? पाकिस्तान को हम भिखारी कहते हैं, आटा के लिए वो लोग तरसते हैं, तो वो हमसे ऊपर कैसे? इस रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान 102वें पे है, बांग्लादेश 81वें पर, नेपाल 69वें पे और श्रीलंका 60वें पर भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि इस इंडेक्स की कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी है। चौथा, युवाओं की हताशा और उम्मीदों की
कमी। पढ़े लिखे युवाओं को न नौकरियां मिल रही हैं और न ही बिजनेस के लिए जरूरी सपोर्ट। दोस्तों, बेरोजगारी का लेवल इतना ज़्यादा है कि सरकारी नौकरियों के लिए 10,000 पदों पर 1.5 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं। यानी कि एक फॉर्म भरने वाला ज़्यादा पैसे कमा लेता है उस छात्र से जो फॉर्म भर रहा था। जरा सोचिए, जब एक देश की शिक्षा बिकाऊ हो, इलाज आम इंसान की पहुंच से बाहर हो, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जाए और जनता भूख, कुपोषण और जातीय हिंसा से जूझ रही हो, तो क्या उसे सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झंडा लहराने भर से विश्व गुरु कहा जा सकता है? दोस्तों, अब बारी है उस सबसे संवेदनशील और गंभीर मुद्दे की जिससे करोड़ों भारतीयों की नींद हर दिन उड़ती है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर, बेरोजगारी और युवा वर्ग की हकीकत। जब भी कोई राष्ट्र विश्व गुरु बनने की बात करता है तो सबसे पहले दुनिया उसकी जनशक्ति यानी उसके युवाओं की तरफ देखती है। भारत के पास एक बेहद कीमती ताकत है। 65% से ज्यादा जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। लेकिन क्या हम इस ताकत को सही दिशा दे पा रहे हैं? जबकि चीन के पास युवा शक्ति है, हमसे कम है, लेकिन वो सही दिशा दे पा रही है, लेकिन हम नहीं। पहला, बेरोजगारी के डरावने आंकड़े। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 2024 की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.5% से ऊपर रही। ये संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार बढ़ रही है, जहां कभी खेती और मनरेगा सहारा हुआ करते थे। युवा शिक्षित हो रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं। एग्जाम्पल के साथ बात करें तो बिहार में 2023 में एक सरकारी चपरासी की नौकरी के लिए जहां 10वीं पास मांगा गया था, वहां PhD और MBA करने वाले तक ने आवेदन दिया। 2023 में दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के अनुसार BA, MA, BTech जैसे डिग्रीधारी युवाओं में 25% से ज़्यादा बेरोजगारी दर पाई गई। यानी इतने पैसे फूकने के बाद भी भारत की ऐसी शिक्षा है कि उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। दूसरा, स्किल गैप। भारत में हर साल लाखों इंजीनियर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास होते हैं, लेकिन कंपनियां कहती हैं कि हमें स्किल लोग नहीं मिल रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है हमारी एजुकेशन सिस्टम रटने और डिग्रीधारियों को तैयार कर रही है, रोजगार स्किल युवा नहीं। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अनुसार भारत के केवल 47% ग्रेजुएट ही जॉब के लायक स्किल रखते हैं। तीसरा, सरकारी नौकरियों में कटौती और निजी क्षेत्र की अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। हर साल लाखों पद खाली रहते हैं, लेकिन भर्तियां बेहद धीमी और राजनीतिक प्रभाव में होती हैं। जब भी चुनाव आएंगे तब हम रोजगार निकालेंगे, वैसे नहीं। RTI के अनुसार केंद्र सरकार के विभागों में 8 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी अस्थायी जॉब्स, फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट और कम वेतन जैसी समस्याएं युवाओं को कमज़ोर बनाए हुए हैं। दोस्तों, मैं खुद एक युवा हूं और इन चीज़ों को मैं फेस करता हूं, इसलिए मैं इन जैसे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं। मैं कोई कॉमेडी या कोई बकचोदी वाली भाषण नहीं देता हूं, बल्कि आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोशिश करिए कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे आप लोगों के लिए बड़े बड़े मुद्दों को यहाँ पर साझा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, युवाओं में बढ़ती निराशा और पलायन। हर साल लाखों भारतीय युवा विदेश जाने का सपना लेकर कोचिंग, IELTS, ग्रे और पासपोर्ट की लाइन में खड़े मिलते हैं, क्योंकि 2022 में ही करीब 7.5 लाख भारतीयों ने नागरिकता भारत की छोड़ दी और दूसरे देशों में बसने का रास्ता चुना। दोस्तों, ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये है एक ऐसे देश की सच्चाई जो अपने ही युवाओं को अवसर नहीं दे पा रहा है और यहाँ के नेता कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे। पांचवा, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभाव। दोस्तों, बेरोजगारी से जुड़ी चिंता, आत्मग्लानि और मानसिक तनाव आज भारत के युवाओं में सामान्य होती जा रही हैं। नौजवानों के बाल झड़ रहे हैं, चिंता उन्हें सता रही है। घर परिवार की बहुत सारी दिक्कतें सब कुछ परेशान कर दी हैं। ये वही समझ सकता है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो और जो अभी गांव में रहता हो। जो हम जैसे युवा, हम जैसे एज के लोग ये समझ सकते हैं। कोई नेता और बॉलीवुड एक्ट्रेस के बेटे नहीं समझ सकते।
दोस्तों, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार 15 से 29 साल की उम्र के हर 4 में से एक युवा मानसिक तनाव का सामना करता है और सबसे बड़ा कारण करियर को लेकर टेंशन होता है। दोस्तों, भारत की सड़कों पर जब लाखों युवा नौकरी की मांग करते हैं, उन्हें जवाब में लाठी, बेरोजगारी भत्ता या चुप्पी मिलती है, तब हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये वही देश है जो दुनिया को रास्ता दिखाएगा, या फिर पहले खुद को ही रास्ता दिखाने की जरूरत है। अब बात करते हैं इस वीडियो के निष्कर्ष और समाधान की, जहां हम इस पूरी बहस को एक निष्कर्ष की तरफ लाएंगे, क्योंकि हम कॉमेडी वीडियो नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम अपने देश और अपनों को विकसित करने के लिए कुछ कर रहे हैं। क्या विश्व गुरु एक सपना ही रहेगा? तो अब जब हमने देखा कि भारत की विदेश नीति की चमक और उसके पीछे छुपी घरेलू सच्चाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और युवा शक्ति की जमीनी हकीकत, तो एक बात साफ हो जाती है, विश्व गुरु का दर्जा सिर्फ मंचों से भाषण देने या अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को बुलाने से नहीं मिलता, बल्कि वो तब मिलता है जब एक देश अपने हर नागरिक को शिक्षा, सम्मान, रोजगार और न्याय की गारंटी दे, ना कि केवल अच्छे दिन आएंगे ये बोलकर जनता का वोट ले जाएं। दोस्तों, आज भारत को चाहिए प्रचार नहीं, सुधार। एक ऐसी शिक्षा नीति जो लाभ नहीं, ज्ञान आधारित हो, स्वास्थ्य व्यवस्था जिसमें इलाज हक हो, लग्जरी नहीं, रोजगार नीति जो सिर्फ भाषण नहीं, अवसर पैदा करे, और एक शासन जो युवाओं की काबिलियत को भरोसा दे, हताशा नहीं। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा और स्वास्थ्य पर जीडीपी का कम से कम 6% और 3% खर्च करे, सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और नियमित बनाए, स्किल डेवलपमेंट को सिर्फ सर्टिफिकेट तक सीमित ना रखे, बल्कि इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग दे, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सच्चे मायनों में आसान लोन और मार्केट एक्सेस दे, और सबसे जरूरी, सत्ता का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए करे। लेकिन ये बदलाव सिर्फ सरकार से नहीं आएंगे, हमें भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी होगी। दोस्तों, पढ़िए, सवाल कीजिए, चर्चा कीजिए, सोशल मीडिया पर मुद्दों को ट्रेंड करने की बजाय मुद्दों को समझने का साहस रखिए, और ऐसे वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फैमिली को भेजिए, लोगों को भेजिए जो सरकार से सवाल नहीं करते बल्कि आपसे करते हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर भेजिए। और सबसे अहम, अपने वोट की ताकत को समझिए, क्योंकि यही वो हथियार है जिससे हम प्रचार नहीं, प्रगति को चुन सकते हैं। फाइनल मैसेज मेरा आप लोगों से ये है कि अगर भारत को वाकई विश्व गुरु बनना है तो उसे पहले अपने नागरिकों के जीवन में उजाला लाना होगा, वरना ये सपना सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार, अपनी राय जरूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सच्चाई को पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलें। मेरा आवाज़ भी बैठ रहा है दोस्तों, मैं इतना देर से बोल रहा हूँ, आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है अभी, जो भी हो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस मेहनत के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।